नमस्कार दोस्तों, आप सबका मैं अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। आज की कहानी है आशापूर्णा देवी की लिखी कहानी शोभ। तो चलिए बिना देर किए हम लोग इस कहानी का शुरुआत करते हैं। दफ्तर जाने के लिए बाहर निकलकर फुटपाथ पर कदम रखते ही सामने डकिया दिख गया, हाथ में चिट्ठी और पत्रिका। अपनी व्यस्तता के बावजूद उन्हें लेकर शक्तिपथ को वापस लौटना पड़ा अंदर की तरफ। उन्हें प्रतिमा के सामने पटक आना पड़ेगा। पत्रिका खोलकर देखने की जरूरत नहीं, जाहिर है कोई फिल्मी पत्रिका है। छाया कभी प्रतिमा के लिए उसके जी जान से बढ़कर पत्रिका हर बुधवार प्रकाशित होती है। पीला नागा चिट्ठी भी प्रतिमा के नाम है। पोस्ट कार्ड 4-5 लाइनों में कुछ लिखा है। चिट्ठी उसके मायके से आई। बर्धमास ऐसी अफरा तफरी में चिट्ठी तक पढ़ने की फुर्सत नहीं, लेकिन चलते चलते ही आंखें उन काली सतरों पर चली ही गई और इसके साथ ही शक्तिपथ की दोनों आंखें जैसे पथरा गई। अपनी ठहरी और ठिठकी आंखों से ही उसने उन पंक्तियों को दोबारा पढ़ा। इसके बाद फिर एक बार पढ़ा। नहीं, इस खबर में संदेह करने जैसा कुछ नहीं है। बात सच है और थोड़े ही शब्दों में ही लिखा है। प्रतिमा के चाचा ने चिट्ठी लिखी। प्रतिमा की माँ नहीं रही। चाचा ने दार भेजने की बात सपने में भी नहीं सोची थी। चिट्ठी में लिखा था, पिछली रात तुम्हारी माँ स्वर्ग सिधार गई। 2-4 दिन के बुखार में ही वे हम सबको इस तरह छोड़कर चली जाएंगी। हमने कभी यह सोचा तक नहीं था। हम सभी तो अनाथ हो गए हैं। भैया नहीं थे, अब भाभी भी नहीं रही। अब ले देकर तुम ही हमारे लिए सब कुछ हो। इसलिए पत्र पढ़ते ही चले आना और हमें धीरज बंधा जाना। शक्तिपथ में बात की 2-3 आशीर्वादात्मक पंक्तियां पढ़ने का हौसला नहीं रह गया। वह थोड़ी देर तक खड़ा रहा चुपचाप, क्या करे क्या ना करे। और ऐसी स्थिति में सिनेमा के पर्दे पर दौड़ने वाली तस्वीरों की तरह ढेर सारी तस्वीरें उसकी मन की आंखों के सामने तैर गईं। ये तस्वीरें सामने देखी हुई नहीं, कल्पना में घूमने वाली तस्वीरें थी। कलेजे को बींध जाने वाली इस खबर से प्रतिमा पर क्या बीतेगी और फिर शक्तिपथ को किन किन परेशानियों में से गुजरना पड़ेगा, उसकी एक धारावाहिक लेकिन बेतरतीब चित्र श्रृंखला। यहाँ बताने की जरूरत नहीं कि मलेरिया से आक्रांत विधवा सास की मौत की खबर से शक्तिपथ को कोई खास झटका नहीं लगा, लेकिन प्रतिमा जिसके कि मन प्राण ही उसकी माँ में अटके हो, इस संवाद को सुनकर वह कैसा हंगामा खड़ा करेगी, यह सोचकर ही उसकी जान सूख रही थी। उसके दिमाग में सबसे पहली जो बात आई थी वह थी दफ्तर की चिंता। अब आज तो दफ्तर जाना वैसे भी मुलतवी हो गया और यह बदनसीबी ही कही जाएगी कि आज ही पहली तारीख भी है। शक्तिपथ के दफ्तर में एक ऐसा बेहुदा नियम लागू है कि अगर कोई कर्मचारी पहली तारीख को ना आए तो 7 तारीख के पहले उसे पिछले महीने का वेतन नहीं मिलेगा। यह सब सोच सोच कर उसकी रीढ़ में एक ठंडी सनसनी सी दौड़ गई और इन सारी परेशानियों के बीच प्रतिमा को संभालना। प्रतिमा का मिजाज वैसे ही उखड़ा उखड़ा रहता है। अब इसके साथ अपनी माँ का शोक उसे और भी तोड़ जाएगा और यह सब देखकर तो उसकी हालत और भी पतली हो जाएगी। प्रतिमा को माँ की मृत्यु का शोक और वह भी आकस्मिक। इन सारी बातों पर न जाने क्या क्या सोचते विचार करते हुए इस भले आदमी की जैसे मति ही मारी गई कि वह क्या करे क्या ना करे। नहीं, अभी नहीं। अभी वह इस खबर के बारे में कुछ नहीं बताएगा और इसके लिए अचानक जाकर समाचार देना संभव नहीं। इससे तो अच्छा है कि वह चुपचाप खिसक जाए। वापस आकर जो होगा सो होगा। वह कोई बात हुई भला अभी इस समय जबकि ऐसी भाग दौड़ मची हुई है? नहीं, शक्तिपथ कहीं पागल तो नहीं हो गया? प्रतिमा की माँ के गुजर जाने की खबर पाकर भी शक्तिपथ दफ्तर चला गया और यह बात भी प्रतिमा को बताने वाली है नहीं? ऐसा नहीं होगा। तो फिर तो यह चिट्ठी जेब में डाल ली। कुछ इस तरह कि दफ्तर जाने की हबड़ तबड़ में उसने गलती से इसे जेब में रख लिया और जब घर लौटा और कमीज उतारने लगा तो उस समय नहीं, यह भी बड़ी ज्यादती हो। बात जम नहीं रही। बर्धमान से आई यह चिट्ठी पढ़कर
और दिन भर जेब में रखकर पूरी निश्चिंतता के साथ क्या दफ्तर में काम किया जा सकता है? नहीं, यह तो और भी बड़ा अपराध होगा जिसे माफ नहीं किया जा सकता। पिछले कई दिनों से प्रतिमा यह पूछती रही थी कि इन दिनों चिट्ठी नहीं आ रही कोई। काफी देर तक सोचते रहने के बाद अचानक उसके दिमाग में एक बात कौन गई। यह हुई ना बात, आखिर इतने देर तक यह बात उसके दिमाग में क्यों नहीं आई? लो, इस बात का क्या सबूत है भला? एक डकिया उसके हाथ में कोई चिट्ठी दे भी गया है या नहीं? यह डकिया अक्सर बाहर से अंदर खिड़की की तरफ चिट्ठियां फेंक दिया करता है। आज भी वैसा ही करता अगर शक्तिपत को उसने देखा नहीं हो। शक्तिपत आज अगर 1 मिनट पहले घर से निकल गया होता तो ऐसी नौबत नहीं आती। फिर दुनिया भर की चिंताओं से उसे इस तरह जूझना न पड़ता। चलो, शक्तिपत भी वैसा ही करेगा। बाहर वाली खिड़की की तरफ से हाथ बढ़ाकर चिट्ठी अंदर फेंक देगा। उसने जैसा सोचा था वैसा करने के पहले उसने फिर एक बार अच्छी तरह सोच लिया। नहीं, लगता है इससे भी बात बनेगी नहीं। मोहल्ले में ढेर सारे लोग हैं, किसी ने आते जाते देख लिया तो वे क्या सोचेंगे? और जब इस खबर के बारे में उन्हें पता चलेगा तो और बावेला मचेगा। वे सब क्या सोचेंगे? इससे तो अच्छा है कि वह खुद घर के अंदर जाकर ही खिड़की के नीचे चिट्ठी डाल आए। यही ठीक रहेगा। दबे पांव चुपचाप आगे बढ़ता हुआ शक्तिपत घर की बैठक के सामने चला आया और फिर दम साधे खड़ा हो गया। इसी कमरे में तो डकिया बाहर से चिट्ठियां फेंक जाता है। प्रतिमा आखिर कहाँ है? रसोई घर में हो। करछल चलाने की आवाज आ रही है, साथ ही मछली भुने जाने की सौंधी सौंधी गंध। इसका मतलब है अभी इधर इतनी जल्दी नहीं आएगी। उसने बहुत ही आहिस्ता से खिड़की की कोनिस पर चिट्ठी और पत्रिका को रखा। पत्रिका के ऊपर ही यह चिट्ठी रहे। हाँ, ऐसे ठीक है, वरना छाया छवि पत्रिका देखते ही प्रतिमा सारा दुनिया जहान भूल जाएगी। नीचे कुछ रखा है थी या नहीं, इसे उसकी कोई सुध भी नहीं रहेगी। चिट्ठी ऊपर ही पड़ी रहे। जो कुछ लिखा है अपने सीने में संजोए। अब उसमें जो भी अच्छी बुरी खबर है वह प्रतिमा को मिल ही जाएगी। एक हताशा दत्त की तरह अपने कर्तव्य के बोझ से शक्तिपत को मुक्ति तो मिले। रोने धोने और छाती कूटने का सारा हंगामा शक्तिपत की आंखों के ओझल ही रहे। शक्तिपत जब दफ्तर से वापस लौटेगा तब तक बहुत कुछ सामान्य हो चुका होगा, लेकिन इतनी सारी बातों को सोचते हुए भी उसे इसमें कुछ भी सेकंड लगे। चिंता तो हवा से भी अधिक तेज रफ्तार से चलती है। छाया छवि लिफाफे के ऊपर चिट्ठी रखकर जितनी खामोशी से शक्तिपत आया था उतनी ही खामोशी से वापस बाहर चला गया और घर से बाहर निकलकर उसने चैन की सांस ली। भरपूर आह, वह अपने आप को कितना हल्का महसूस कर रहा था। गनीमत थी कि दिमाग में एक बात तो सूझी, लेकिन दफ्तर जाकर वह अपने को बड़ी बेचैनी के बीच पाता रहा। उसका मन अपराध के बोझ से भारी रहा। बार बार उसके मन में यही आता रहा कि प्रतिमा अगर खूब रोती पीटती रही, हाथ पांव पटकती रही तो बच्चे का क्या हाल होगा। हो सकता है दिन भर उसको दूध तक नसीब न हो। कौन देखेगा उसे? उसके मन में कई कई बार विचार आया कि वह जल्द ही घर लौट जाएगा, लेकिन क्यों यह दलील जुटा न पाया। आखिर वह घर इतनी जल्दी क्यों आ गया? इस सवाल से बचने के लिए उसे आंख कान मूंद कर दफ्तर में ही दिन काटना होगा। उसने जो कुछ किया था उसे भुगतना ही था और कोई चारा न था। भुनी हुई मछली को ठीक से रखकर और रसोई घर के दूसरे छोटे मोटे काम निपटा कर प्रतिमा इधर आ गई। उसका जी बेचैन था। शक्तिपत को दफ्तर गए काफी देर हो गई। घर का बाहरी दरवाजा अब भी खुला होगा। गनीमत है बच्चा अब तक चुप। दरवाजे की चिटकनी चढ़ाकर वह अंदर लौट ही रही थी कि उसकी निगाह खिड़की पर रखी चिट्ठी और पत्रिका के लिफाफे पर पड़ी। अच्छा, तो छाया छवि का नया अंक आ गया है। इस हफ्ते 3 बड़ी अभिनेत्रियों के साथ पत्रिका के प्रतिनिधि साक्षात्कार ले रहे हैं। कई कई मुद्दों पर। कब आई डाक? इस समय तो नहीं, जब शक्तिपत बाहर जाने के लिए कपड़े बदल रहे थे। और लो,
वर्धमान से भी चिट्ठी आ गई है, लेकिन यह चिट्ठी चाचा जी ने क्यों लिखी है? विजयादशमी के मौके पर ही वे हमें याद कर लेते हैं बस। चाचा जी तो कभी माँ ठीक ठाक है ना? चिंता हवा से भी अधिक तेज रफ्तार से दौड़ती है। चिट्ठी को हाथ में लेते लेते ही उसने इतना कुछ सोच लिया था और हाथ में उठाकर रखते रखते ही उसने सारा कुछ एक सांस में पढ़ लिया था और दूसरे ही क्षण प्रतिमा चक्कर खाकर वहीं जमीन पर गिर पड़ी। यह क्या हो गया? 5 पैसे का पोस्ट कार्ड आखिर ऐसी कौन सी खबर के साथ पहुंचा? माँ नहीं रही। प्रतिमा की माँ गुजर गई और उसके चले जाने की खबर बस 2 लाइनों में लिखी गई इस चिट्ठी के मार्फत पहुंच गई। प्रतिमा के माँ के गुजर जाने की खबर क्या वैसी ही साधारण है जैसी कि आए दिन आने वाली चिट्ठियों में कुशल मंगल दर्ज किए जाने वाले समाचार। उसे चुपचाप और अकेले यह जान लेना पड़ा कि उसकी माँ नहीं रही। 10 मिनट पहले यह चिट्ठी नहीं आ सकती थी, तब शक्तिपत भी इस बारे में जान पाता। प्रतिमा कितनी बुरी तरह शोक संतप्त है, इसे देखने जानने वाला एक दर्शक शक्तिपत पास होता तो वह अभी तक शोक में पागल प्रतिमा को साथ लेकर हावड़ा स्टेशन दौड़ पड़ता। नहीं, अगर अभी किसी ट्रेन के रवाना होने का समय न होता तो वह ट्रेन का इंतजार किए बिना दौड़ कर जाती और टैक्सी बुला लाती। इस बारे में किसी की सलाह मानने का सवाल ही पैदा नहीं होता कि ट्रेन का इंतजार कर लिया जाए। शक्तिपत भी इस बात पर राजी हो जाता। ऐसी हालत में जबकि प्रतिमा पर दुख का जैसा पहाड़ टूट पड़ा हो, शक्तिपत ऐसा पत्थर नहीं कि इस मामले में कोई कंजूसी करे। टैक्सी से उतरते ही वह माँ की बिछावन पर आंधी जा पड़ती और अब उसे चाचा चाची मौसी बुआ सभी सांत्वना देते। सारे मोहल्ले के लोग उसे घेर लेते। माँ को गंवाकर प्रतिमा को कितना कष्ट हुआ है इसे सभी देख लेते, लेकिन यह क्या? शोक प्रदर्शन का सारा आयोजन धरा का धरा रह गया। वह जोर से चित्कार कर उठे, उसका हृदय हाहाकार कर उठे, एक मार्गी फट पड़े, ऐसी भी प्रेरणा नहीं रही कोई। अकेले घर में पड़े पड़े कहीं रोया धोया जा सकता है भला? बड़े लोग जो नहीं कर सकते हैं उसे छोटे बच्चे बड़ी आसानी से कर लेते। तभी जोर जोर से सारे पास पड़ोस को सर पर उठाकर चिल्लाने लगा था 10 महीने का खोकर। अभी अभी तो वह बड़ी शांति से खेल रहा था, अचानक यह क्या हो गया उसे? जब घर में कोई दूसरा ना हो और बच्चा इस तरह चीख रहा हो तो वहाँ दौड़कर न जाने के सिवा चारा भी क्या है? माँ की मौत की खबर मिलने के बावजूद वहाँ जाकर देखा तो पाया कि वहाँ एक काला चींटा है, जी जान से चिपका है बेटे की सबसे छोटी उंगली के पोर से। 10 महीने के बच्चे के लिए यह काला चींटा किसी केकड़े या बिच्छू से कम नहीं। बेटे को चुप कराने में उसे अपनी माँ की मौत का दुख भूल जाना पड़ा और बच्चे के उन्नीदे हो जाने पर अचानक उसे लगा कि सारे घर में किसी चीज के जलने की बू फैल गई। और तब प्रतिमा को याद आया कि शाम के समय रसोई बनाने की मेहनत बचाने के लिए इसी समय चूल्हे पर चने की दाल चढ़ा आई थी। अच्छा ही हुआ उस दाल का मुंह काला हो गया। बुझती हुई चूल्हे की आग भी बुरे वक्त में ही बदला लेती है। दाल भले ही जल जाए लेकिन चूल्हे पर चढ़ी देगची भी जल जाए, ऐसा सोच लेने पर तो नहीं चलेगा। अभी पिछले दिनों 4-5 पुरानी साड़ियों के बदले इसे खरीदा था। बच्चे को गोद में लिए लिए ही उसने देगची को नीचे उतारा और रसोई घर का साकल चढ़ाकर वह वापस चिट्ठी के पास ही बैठ गई। उसे फिर हाथ में इस तरह उठा लिया जैसे कि और कोई बात उसमें पढ़ने से रह तो नहीं गई और अचानक पता चलेगा कि प्रतिमा अब तक कुछ गलत ही पढ़ती रही। लेकिन नहीं तो कहीं कोई गलती नहीं थी। प्रतिमा की माँ सचमुच गुजर चुकी है। वर्धमान के उस घर में और यहाँ वहाँ हर जगह ढूंढने रहने के बावजूद अब प्रतिमा उन्हें फिर कभी देख नहीं पाएगी। पिताजी कब के बचपन में ही स्वर्ग सिधार गए, उसे याद नहीं। ले देकर माँ ही उसके लिए सब कुछ थी, तो फिर सारा कुछ खत्म हो गया। प्रतिमा के जीवन का यह सबसे पहला और सबसे बड़ा शोक था और वह शांत चित्त दिख रही थी।
अब थोड़ी देर में उसे रोज की तरह उठना होगा और अभी थोड़ी देर में ही महरी आएगी और जब बकरी का दूध लेकर ग्वाला आएगा उन्हें इस बारे में बताना होगा। कम से कम महरी को तो बताना ही पड़ेगा कि उसकी जिंदगी में कितनी बड़ी और तकलीफ देह घटना घट गई है। अपनी ही जुबान से बताना होगा। ना बताया जाए तो एक साधारण जन की तरह व्यवहार करते रहना पड़ेगा और करते रहने पर बाद में मालूम हो जाने पर महरी भला क्या सोचेगी। और इस दुखदायी समाचार को सुनकर महरी अवश्य ही प्रतिमा के शोक में सहानुभूति जताने आएगी। इस मौके का सुयोग लेकर ही वह बड़ी अंतरंगता के नाते पसीज जाएगी और तब उसकी पीठ, कंधे और माथे को भी सहला देगी। सचमुच बड़ा ही असह्य है यह दुख। और इतना सब कुछ हो जाने के बाद शक्तिपत देखेगा कि माँ के मरने की खबर पाने के बाद भी प्रतिमा चल फिर रही है, घर के तमाम काम कर रही है, बच्चे को दूध पिला रही है। काफी रोने धोने के बाद बच्चा अपनी माँ की गोद में सो गया था। प्रतिमा अभी भी बैठी है गुमसुम, सोए बच्चे को गोद में लिए। समय बीतता चला गया। 3 बज गए होंगे। बकरी का दूध लाने वाले ने घंटी बजाई होगी। प्रतिमा भी मन में कुछ ठान कर ही उठ खड़ी। पता नहीं डकिया कब आया और चिट्ठी डाल गया। प्रतिमा कुछ जान भी ना पाई। वह तो बच्चे को संभाल रही थी, उसे काले चींटे ने काट खाया था। यही वजह है कि घर द्वार दरवाजे खिड़कियां किसी भी तरफ देखने की उसे फुर्सत तक नहीं मिली। इस बात की गवाह है यह पत्रिका छाया छवि, जिसका रैपर तक नहीं खोला गया। खिड़की के नीचे ठीक जिस तरह डकिया पत्र और पत्रिकाएं फेंक जाया करता है, ठीक उसी तरह पत्रिका और चिट्ठी रखने के बाद प्रतिमा उठ खड़ी हो गई। उसने एक छोटा सा गिलास उठाया और दूध वाले से दूध लेने के लिए दरवाज़ा खोल दिया। दूध लेने के बाद उसने अभी अभी रखी गई दोनों चीज़ों की ओर ठहर कर देखा। चिट्ठी पत्रिका पास या ऊपर नहीं रखी है, बल्कि पत्रिका इसके नीचे दबी रखी है। ठीक है, इसी तरह रहे, आने जाने वालों की निगाह इन पर नहीं पड़े, ऐसा कहीं संभव है? और चिट्ठी पर नज़र पड़ते ही तो बेचैन या परेशान होना स्वाभाविक ही है। और तभी तो वर्धमान से चिट्ठी न आने की वजह पिछले दिनों से प्रतिमा सोचती रही थी। और छाया छवि जैसी है पड़ी रहे। ठीक ही है, बेटा जिस तरह सारे दिन शेरों बिशोर कर परेशान करता रहा है, उसमें किसी सिने पत्रिका के पन्ने उलटने तक की फुर्सत मिल सकती है भला? प्रतिमा ने रसोई घर में अपने लिए खाना परोस कर रखा था। थाली में भात वैसे ही पड़ा था। माहेरी चिल्ला रही थी। प्रतिमा अब करे भी तो क्या? दिन भर सिर दर्द से वैसे ही परेशान रही है। वह सिर तक नहीं उठा पाई है। खाना कैसे खाती? वह सारा भात माहेरी अपने बाल बच्चों के लिए ले जाए। रोज की तरह चूल्हे में आग जलाई गई। रात का खाना तैयार किया जाने लगा। शक्ति पर हल्की हल्की आंच पर परवल और आलू की बारीक कटी भुजिया और इसके साथ गर्मा गर्म पुड़ियाँ बहुत पसंद करता था। आज वही बनानी चाहिए। प्रतिमा को कुछ नहीं हुआ है, वह तो ठीक ठाक ही है। घर के दरवाजे तक आकर शक्तिपत के पांव ठिठक गए। अंदर से रोने धोने की आवाज़ तो नहीं आ रही। वह चौकन्ना खड़ा रहा, यह सोचकर कि रोने की आवाज़ तो सुनने को मिलेगी ही, लेकिन उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। तो फिर क्या हुआ? कहीं प्रतिमा अपनी सनक या पिनक में वर्धमान तो नहीं चली गई? नहीं, ऐसा होता तो घर का दरवाज़ा अंदर से बंद क्यों होता? लेकिन ऐसी चुप्पी क्यों है भला? क्या बेहोश पड़ी है? क्या पता प्रतिमा अंदर बेहोशी पड़ी हो या फिर बच्चा नीचे गिर पड़ा हो और उसका सिर फट गया। छी छी, शक्तिपद ने आज सुबह सुबह कैसी बेवकूफ़ी की है। शक्तिपद ने धीरे धीरे दरवाजे की कुंडी को खड़खड़ाया, पहले आहिस्ता आहिस्ता और इसके बाद कुछ जोर से और फिर और जोर से। अब की बार दरवाज़ा खुल गया। दरवाज़ा खोलने वाली खुद प्रतिमा थी। आज इतनी देर हो गई? प्रतिमा ने आम दिनों की तरह ही पूछा था। देर हो गई? हाँ, थोड़ी देर तो हुई थी। शक्तिपद को घर के अंदर पांव रखते हुए उसे अपने अंदर साहस बटोरने में थोड़ी देर हो गई।
शक्तिपद की समझ में यह नहीं आया कि वह क्या जवाब दे, लेकिन इस बीच प्रतिमा ने एक दूसरा ही प्रसंग छेड़ दिया। वह बोली, आज जो घर में तमाशा हुआ है पता है? इधर तुम घर से दफ्तर को निकले और मैं भी रसोई घर में घुस, यह सोचकर कि बाहर का दरवाजा बंद कर दूं। ठीक इसी समय मुन्ना जोर जोर से चिल्ला उठा। मैं दौड़ी आई, पता नहीं क्या हुआ। ओ माँ, मेरी तो आंखें फटी की फटी रह गई। देखती हूँ एक बड़ा काला सा चींटा उसके पाँव की उंगली से चिपका हुआ है, उसे काटता चला जा रहा है, छोड़ ही नहीं रहा है। थोड़ा सा खून भी निकला और तब से जो इसने रोना धोना शुरू किया है, दिन भर रोता ही रहा है, पल भर को थमने का नाम ही नहीं ले रहा। मैं तो परेशान हो गई। चारों तरफ देखो तो सही, घर आंगन में झाड़ पोछा तक नहीं लगा, बालों में कंघी तक नहीं कर पाई, सारा कुछ अस्त व्यस्त है। इतनी देर बाद अब यह हंस खेल रहा है। शक्तिपद कहीं और खोया खोया था, उस पर उसकी नजर नहीं थी। बरामदे की खिड़की के नीचे फर्श से उसकी आंखें जैसे गोंद की तरह चिपक गई थी। फिर तो शक्तिपद का सारा खेल ही बिगड़ गया। क्या अभी वह वहीं पड़ी है, ठीक उसी हालत में? लेकिन यहाँ तो पत्रिका ही पड़ी है, चिट्ठी कहाँ है? चिट्ठी कहाँ है? इस बात की छानबीन अभी नहीं की जा सकती। अचानक देखकर कोई उसे उठा ले, ऐसा कोई बच्चा भी घर में नहीं है। अभी तो मुन्ने और काले चींटे की काट छाट का हंगामा खेज किस्सा बयान हो रहा है, और यही वजह थी कि उसे जल्दी से हाथ मुंह धोकर मुन्ने को गोद में उठाकर प्यार करना पड़ा। गर्मा गर्म पराठे और उसकी मनभावन सब्जी ठंडी हो जाएगी, प्रतिमा इस बात का डर भी उसे दिखाती रही। यह भी बताया कि काफी सारा खाना पड़ेगा, वरना बनी बनाई चीजें बर्बाद हो जाएंगी। उसने अनमने ढंग से कुछ उठा लेने के लिए इधर उधर देखा, पता नहीं डकिया किस तरफ से कुछ डाल गया हो, ऐसी ही बहानेबाजी के साथ। लेकिन यह सब भी वह प्रतिमा के पीठ पीछे ही करता रहा। आखिर चिट्ठी कहाँ गई? चिट्ठी के लिए इधर उधर ताक झांक करते रहने और बाद में पत्रिका के हटाने पर उसे वह चिट्ठी दिख पड़ी। आश्चर्य है, शक्तिपद ने तो इसे अपने हाथ से पत्रिका के ऊपर रख छोड़ा था। अगर यह किसी के हाथ ना लगी तो पत्रिका के नीचे कैसे चली गई? और चिट्ठी के कोने पर यह क्या लगा है? साफ नजर आ रहा है कोई दाग है। लेकिन इन सारी बातों की तह तक जा पाने के लिए अभी समय नहीं है। चिट्ठी को हाथ में लेकर शक्तिपद वही पत्थर की तरह जम गया, कुछ इस तरह कि मानो उस पर बिजली गिर पड़ी हो। वह भरे गले से चीख पड़ा, अरे सुन रही हो, यह क्या है? तुम्हारे चाचा ने यह सब क्या अनाप शनाप लिख भेजा है? प्रतिमा सामने आ खड़ी हुई, सहज भाव से, धीमे धीमे चलती हुई। साधारण सी जिज्ञासा थी उसके स्वर में। अच्छा, बर्धमान से चिट्ठी आई है? चाचा जी ने लिखी है। अचानक उन्हें हमारी कैसे याद आ गई? बताओगे भी क्या लिखा है? अरे तुम चुप क्यों खड़े हो, बताओ तो सही कि क्या लिखा है। सुना नहीं तुमने? प्रतिमा ने ये सारे सवाल कुछ इस तरह किए मानो शक्तिपद कोई अनपढ़ हो। शक्तिपद वही जमीन पर ढेर हो गया। उसने हाथों से माथा पकड़कर हाँफते हाँफते कहा, जो कुछ लिखा है उसे पढ़कर विश्वास नहीं होता। सच यह मुमकिन है? नहीं। प्रतिमा भी बुरी तरह सहम गई और जमीन पर बैठ गई। फिर कातर भाव से चीख पड़ी, साफ साफ कहो ना, मैं तो कुछ भी समझ नहीं पा रही। मेरी माँ को कुछ हो तो नहीं गया? हाँ प्रतिमा, शक्तिपद ने बड़े दुखी और रूंधे स्वर में कहा, माँ हमारी, माँ हमें अनाथ कर चली गई। शक्तिपद सचमुच कांप रहा था और गहरी उसास भर रहा था। इधर कलेजा दहला देने वाली चित्कार के साथ जैसे आसमान हिलाती हुई प्रतिमा रोने चीखने लगी। यह तुमने क्या सुनाया मुझे? बिना बदली के यह कैसी बिजली गिरी हम पर? हाँ, इस चित्कार के साथ ही प्रतिमा चक्कर खाकर गिर पड़ी। और गिरे भी क्यों नहीं, पूरे दिन भर तो वह बेहोशी की ही हालत में पड़ी थी। शक्तिपद उसके मुंह पर सुराही का ठंडा पानी छिड़कता रहा और बार बार यही सोचता रहा कि चिट्ठी जिस जगह रखी थी वहां से दूसरी जगह कैसी चली गई। चिट्ठी के एक कोने में हल्दी का दाग भी लगा था।
अंगूठे का एकदम साफ तौर पर। तो दोस्तों, आज की कहानी यहीं पर समाप्त होती है। कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। अच्छी लगी हो तो एक लाइक कीजिए, जानने वालों को शेयर कीजिए और ऐसे ही वीडियोज आगे देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।